चलो अब बताओ, ज़्यादा वाइट आ रहा है? नहीं अब सही है। बैठो, सुनिए, अब एक बात सुन लीजिए पहले। देखिए, हमने आपसे बताया था उस दिन ही कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें वेक्टर में, उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ लिए हैं और उसका हमने वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि उसका वीडियो नहीं बनाया है तो उसमें हमें बस दो वेक्टर्स देखने होंगे। कौन कौन से? पहला, हमने आपको बताया था कि वेक्टर मेनली कितने टाइप के ही होते हैं, पोलर और एक्सियल, ठीक है। तो इसमें बात ज़्यादा नहीं करनी है। पोलर का मतलब आपको बताया ये गया था कि ऐसे सारे वेक्टर जैसे लाइक अ पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, ये सारे वेक्टर पोलर होते हैं, ठीक है। पोलर का मतलब जो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर इस प्लेन में है तो इससे जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन इन द सेंस ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसका रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में आए। किस प्लेन में? तो एक्स और वाई में ही आए। अगर ऐसा करने पे उनका रिजल्टेंट भी एक्स एंड वाई प्लेन में ही आता है, क्योंकि वो वेक्टर भी एक्स एंड वाई प्लेन में था और इसका आंसर सॉल्व करने पे, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हो तो इसका आंसर भी इसी में, मतलब उसका रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में आ रहा है। इन द सेंस वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा? पोलर वेक्टर कहलाएगा। और एक्सियल वेक्टर में मैंने बताया कि एक ऐसा वेक्टर जिस केस में तुम वेक्टर का ऑपरेशन करते समय देखोगे कि उनका रिजल्टेंट हमेशा उस प्लेन से बाहर हो जाएगा। प्लेन से बाहर का मतलब क्या? मैंने बोला जैसे टॉर्क, अभी मैंने एरिया वेक्टर बोला, तो एरिया वेक्टर तुमने देखा ना, क्या था? एक लेंथ था और एक क्या था? ब्रेथ था। एल था और एक क्या था? बी था। अगर मैं इसको जोड़ के ऐसे एक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल कुछ भी बना लेता हूँ तो इस केस में मैं लेंथ से कहाँ जाना चाहता हूँ? ब्रेथ, एल इंटू बी, तभी तो एरिया बनेगा। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मैं दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। वो बात अभी आगे की है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, बस अभी समझो कि दो वेक्टर का अगर मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ तो मैं एल इंटू बी करूँगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिखाई दे रहे हैं? सर ये अभी एक्स वाई प्लेन में है, मतलब इस बोर्ड पे बने हैं, बट क्या एरिया इनका बोर्ड पे रहेगा? नहीं। अभी मैंने बोला कि अगर ये कोई प्लेट है तो इसका एरिया वेक्टर क्या इससे नॉर्मल बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब ये एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा? इस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? इस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर क्या कहलाएगा? हमारा एक्सियल कहलाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक टॉर्क होता है, टॉर्क को हम बोलते हैं आर क्रॉस एफ। टॉर्क का मतलब समझो, जैसे आपने रिंच देखा है ना, क्यों भाई, रिंच तो सबने देखा होगा। रिंच से क्या खोलते हैं? नट, नट की बोल्ट, नट की बोल्ट, बोल्ट, नट और बोल्ट पता है? ठीक है, समझो पहले समझो। देखो क्या है, जैसे मान लो तुम्हें ये नट लगा है, नट खोलते हैं भाई, आपने पहले सही बोला है, ये बोल्ट होता है, ये बोल्ट होता है ना, और इसके अंदर ये नट लगता है जो अंदर जाता है, ठीक है। तो ये नट है, इसी नट को खोलना है आपको। तो नट को खोलने के लिए आप क्या करोगे? इसको सर हम घुमाएंगे, सर इसको हम घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो क्या करेंगे? एक फोर्स लगाएंगे ना, एक फोर्स लगाएंगे एफ। अब ये फोर्स लगाएंगे ऐसे, तभी तो ये खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा। फोर्स सर लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में सोचिए फोर्स लगा रहे हो तो इससे क्या हो रहा है? क्या ये नट इस एक्सिस से, क्या इस एक्सिस से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है? तभी तो खुलेगा। इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है। तो एक बात बताओ, आपने फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगाया है? यहाँ से इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगाया है? एफ। तो आपको कितना टर्निंग इफेक्ट देखने को मिला? तो वो लोगे टाउ, और टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो अभी आगे ये पढ़ना है हमें कि टॉर्क क्या होता है, बस अभी इतना समझो। ये आर क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एफ क्या है? जो तुमने फोर्स लगाया है। तो बताओ, आर से, ये आर है और ये एफ है, नीचे वाला एफ मिटा देता हूँ, ये एफ है। अब एक बात बताइए हमसे कि आर से हमें कहाँ चलना है? आर से कहाँ चलना है? एफ की तरफ। तो क्या फिर ये वेक्टर देखो क्या बाहर आएगा? मतलब ये नट कहाँ खुल के आएगा? बाहर।
समझ रहे हो? अगर यही फोर्स नीचे लगा देता तो आर अभी भी यही है, मगर एफ अब कहाँ लग रहा है? नीचे। तो क्या मैं ऐसे एफ की तरफ जाता? अब क्या ये मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर। तो इसका मतलब क्या, अब कसेगा ये नट, मतलब टर्निंग इफेक्ट अंदर की तरफ जाएगा, और इस केस में टर्निंग इफेक्ट कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो क्या ये इस प्लेन, इस बोर्ड से बाहर और अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर क्या कहलाएगा? एक्सियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर। ठीक है, चलिए इसके बाद से मैंने आपको बहुत सारे वेक्टर बताए, बट उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक वेक्टर हमें कौन सा जानना था? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इनको जान लो, फिर हम चलते हैं एडिशन पे। यूनिट वेक्टर, सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर हो, सपोज दैट ए, तो उसके ऊपर एक कैप, हैट कुछ भी बना सकते हैं। इसका मतलब होता है कैप, या इसको हम हैट भी कह सकते हैं। किसी वेक्टर के ऊपर कैप बना दीजिए, वो उसका यूनिट कहलाएगा। नाम से ही पता चलेगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और बस इसके पास मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट तो डालेगा नहीं। जैसे मान लो 5 है, 5 में एक मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर अभी भी कितना आएगा? 5, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड से कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस चेंज क्या होगा? डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 है, 1 से कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। मगर क्या डायरेक्शन होगा? हाँ सर, नाम है वेक्टर तो डायरेक्शन तो होगा ही होगा, तो डायरेक्शन से चेंज कर देगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन इसके पास होगा, खुद का डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, तो ये वेक्टर ए इधर चल रहा है, मैंने बोला कि इसका तुम्हें क्या निकालना है? ए कैप निकालना है। क्या निकालना है? ए कैप। ए कैप मतलब इन द सेंस क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो तुम कैसे निकालोगे? तो सर मैं ये पहले पूरा वेक्टर लिखूंगा, जो भी वेक्टर दिया है, और उस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड जो रहा होगा उससे डिवाइड कर दूंगा। क्यों करूंगा ऐसे? सोचो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था उस दिन कि एक वेक्टर है ए, और इसको नाम से लिख देते हैं राम सिंह। मैंने बोला था, अब राम सिंह एक पूरा, ये समझो यही वेक्टर ए जो है ये पूरा क्या है? राम, और ये सिंह लिखा है। ठीक है, इसमें राम जो है ये केवल क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड, और सिंह क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। ठीक है, अब कोई बंदा आता है, सोचो कोई बंदा आता है जो कि बी है, ये स्केलर है। स्केलर है मतलब इसके पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब पता है ना कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, कुछ है, हमें नहीं पता, मैग्नीट्यूड होगा भाई, ये इतना बड़ा है, नाम है राम सिंह इसका। अब ये हो सकता है इतना छोटा हो या इससे बड़ा हो, मगर मैग्नीट्यूड तो होगा। मगर क्या डायरेक्शन बनाया मैंने इसका? नहीं। मैंने बोला इसको भी वेक्टर बनाना है, मगर ऐसा वेक्टर बनाना है कि जिधर ये चल रहा है उधर ये भी चलने लगे। तो तुम क्या करोगे? क्या इसके डायरेक्शन को उठा के ला के मल्टीप्लाई करा दोगे? तो डायरेक्शन किसी वेक्टर से तोड़ के थोड़े निकाल लोगे, कोई फॉर्मूला बनाओगे। तो मैंने फॉर्मूला बना के रखा है, तो मैं इसी फॉर्मूले को उठा के इसी में, इसके मैग्नीट्यूड में, अब इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी था, इसी के, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं बना रहा हूँ तो ये स्केलर है, अब इसी के मैग्नीट्यूड में क्या इसका ए कैप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसका डायरेक्शन, देखो क्या इसका डायरेक्शन निर्धारित हो गया? किधर हुआ? जिधर इसका था, तो इसका इधर था तो इसका भी क्या इधर हो जाएगा? तो सर कैसे निर्धारित हुआ? तो बताइए ए कैप की वैल्यू क्या होगी? तो पहले बी का नाम लिख लो। बी की वैल्यू सर क्या है? मान लेते हैं श्याम है, और इसमें सिंह नहीं था, तो सिंह नहीं था तो सिंह ही तो लाना है। तो मैंने बोला इसका डायरेक्शन चाहिए तो इसका पहले ए कैप निकालो, तो इसका वेक्टर लिखा, कितना है ये? राम सिंह डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? केवल देखो यहाँ लिख रखा है, तो कितना होगा? राम, राम से राम कट गया, तो ओनली क्या बच गया? ए कैप की जगह पे सिंह बच गया। मतलब आपने देखो यहाँ पे क्या किया है, बी मतलब श्याम, बी मतलब श्याम, और श्याम के साथ ए कैप, और ए कैप मतलब क्या हो गया? सिंह। तो क्या ये श्याम सिंह बन गया? मिल गया इसका डायरेक्शन। इसको समझे इतनी बात? मतलब ये बस यूनिट वेक्टर जो है किस चीज़ के बारे में बताएगा? हमेशा मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, डायरेक्शन अपना किसी को दे सकता है। मैग्नीट्यूड में, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ? पहले भी बी था, अभी भी क्या है? बी है, मगर क्या डायरेक्शन इसका ले लिया? हाँ, तो डायरेक्शन बस लेगा, ये जब भी देगा तो डायरेक्शन देगा, कभी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगला इसके बाद से हमने क्या पढ़ा बताओ? ऑर्थोगोनल।
सर ऑर्थोगोनल क्या होता है? तो सेम यूनिट वेक्टर की तरह होता है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, या वाई जो भी मान रहे हो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, 3 एक्सिस है। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो मान लो ये एक्स एक्सिस बहुत लंबा है, ये पूरा इतना लंबा है, पता नहीं कितने मीटर तक है, मगर मैं आपसे इसमें केवल एक यूनिट की बात करूं, कितने की बात करूं? एक यूनिट की बात करूं। वाई एक्सिस में भी मैं केवल आपसे कितने यूनिट की बात करूं? एक यूनिट की बात करूं। और जेड एक्सिस में भी मैं आपसे केवल कितने यूनिट की बात करूं? एक यूनिट की बात करूं। तो तुम्हें क्या पता चलेगा? केवल एक एक यूनिट, तो मैग्नीट्यूड है ना, हाँ, और डायरेक्शन थोड़े बदल दोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो उसका डायरेक्शन ये है, तो क्या यही रहेगा? समझ रहे हो इतनी बात? ऐसा थोड़े कि मैंने बोला एक्स एक्सिस में एक यूनिट तो तुम इधर ले लिए, नहीं भाई, एक्स एक्सिस ये है तो इसी में एक यूनिट लेना है, समझ गए ना? तो डायरेक्शन तो इसके पास ऑलरेडी है, एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो, और उसमें एक यूनिट आना, मतलब क्या ये भी एक यूनिट क्या मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर क्या कहलाता है? अभी ऊपर पढ़ा, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो सर ये थोड़ा अलग टाइप का नाम क्यों लिख दिया गया, ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल इसलिए लिखा गया क्योंकि अब देखो उसमें मैं किसी भी वेक्टर का यूनिट कर रहा था, इसमें केवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का ही यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है? ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में एक यूनिट के वेक्टर के यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई कैप से। तो ये हो गया आई कैप, ऊपर एक कैप बना देंगे। इसी तरह अगर इसमें आएंगे तो इसमें क्या लिखा जाएगा? जे कैप वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस वाले को क्या लिखा जाएगा? के कैप। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, कैप ऊपर लगा लेंगे। ये तीनों वेक्टर हमारे कौन से वेक्टर कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड पूछूं तो कितना होगा? 1। जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और के का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1। मगर डायरेक्शन अगर पूछूं तो आई किस एक्सिस में चल रहा होगा? एक्स एक्सिस में। वाई किस में? जे वाई एक्सिस में, और के जेड एक्सिस में। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? ये हमारा ऑर्थोगोनल था। अब ये तीनों जब एक साथ आते हैं ना भाई, जब तीनों एक साथ किसी जगह लिख दें, जैसे ऐसे मान लो मैंने लिख दिया कोई वेक्टर है, सपोज दैट कोई वेक्टर है ए और उसकी वैल्यू है 2i + 3j + k कैप, क्या तीनों एक साथ आ जाएंगे? हाँ सर, आ सकते हैं। जब तीनों एक साथ आएंगे तो यही कहलाएगा ऑर्थोगोनल ट्रायड। क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल ट्रायड। ठीक है, अभी ये कैसे आएगा ये बात करेंगे। जैसे अभी आपने फोर्स पढ़ा है ना, फोर्स कितना होता है? मान लीजिए आपने पढ़ा 5 न्यूटन पढ़ा है, 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन कुछ पढ़ा है। बट अभी फोर्स जब वेक्टर है तो वेक्टर में ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। जरूरी थोड़ी कि फोर्स केवल एक्स एक्सिस में ही लगे, ईस्ट में लगे, वेस्ट में लगे। फोर्स हो सकता है कि प्लेन में लग रहा हो, और ऐसा प्लेन हो जिसमें एक्स एक्सिस हो और क्या हो? वाई। तो कैसे निर्धारित करोगे? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ गया तो क्या आई और जे दोनों लिखा जाएगा? समझ गए? जैसे ऐसे एग्जाम्पल से समझो। फॉर सपोज दैट मान लीजिए कोई फोर्स ऐसे लग रहा हो 5 न्यूटन का। बताओ क्या ये 5 न्यूटन का फोर्स है, मैंने बोला इसको लिखना है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें पता है ना कि तुम पूछोगे कि सर ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री एंगल ऊपर है। मैंने बोल दिया 45 डिग्री, बोल दिया। अब बताओ क्या ये 45 डिग्री है तो क्या इसके 2 कंपोनेंट होंगे? सर इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? बोलो, ये तो सीखे हो ना, ये कितना होगा? 5 cos 45, और इधर वाला कितना होगा? 5 sin 45। तो क्या इसके 2 कंपोनेंट टूट गए? अब क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं। अब जब वेक्टर लिखोगे f तो बताओ क्या लिखोगे? 5 cos 45, cos 45 मतलब √2 1/√2, और किस एक्सिस में चल रहा है? x। तो कौन सा कैप? आई कैप। प्लस एक और वेक्टर अभी लिखा जाएगा, कौन सा? 5/√2, क्योंकि sin 45 भी √2 होता है, और ये किस एक्सिस में चल रहा है? y। तो कौन सा कैप? जे कैप। क्या फोर्स ऐसे हो गया? यही 5 न्यूटन एक प्लेन में था एक्स वाई में, तो उसको लिखने का तरीका ये हो गया। समझ रहे हो इतनी बात?
अगर ये हो सकता है जेड में भी टूटा होता, 3 कंपोनेंट बने होते, तो क्या के कैप भी आया होता? उसमें साइन कॉस का केस नहीं है। 3D में देखो क्या है, फिर तुम्हें दो को अलग से फिर रेफरेंस मानना पड़ेगा। तुम एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है तीसरा वेक्टर जो टूटेगा वो साइन कॉस में नहीं रहेगा। उसके लिए फिर तुम्हें एक को रेफरेंस मान के फिर साइन कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो दो एक ही किसी से दिया होगा ना। तो तुम्हें समझाया क्या गया, जिससे एंगल दिया उसको कॉस ले लो, जिससे नहीं दिया साइन ले लो। तो उससे भी तो एंगल नहीं है, तो उससे भी तो तुम साइन ही ले लोगे। ठीक है, तो उसको अब तब y को छोड़ दो, तब x और z को देखोगे। समझ रहे हो इतनी बात? तब उसमें एक रेफरेंस। हाँ, किस में आई कैप जे कैप में x, जैसे x आई कैप, y जे कैप, z के कैप लिखा है, कोई वेक्टर है ये, तो अब इसमें x क्या हो सकता है? यही तो है। तो अरे भाई, तो ये बता तो रहा हूँ, x यही है ना। अब इसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। इससे ज़्यादा और क्या आ सकता है? और कुछ आ सकता है? माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस के अंदर रूट में नहीं हो सकता है कभी, वो तो हो ही गया नहीं। उसके अलावा और क्या हो सकता है? रियल ही तो होगा, सारे रियल नंबर ही होंगे, ये और कुछ नहीं। हाँ, निगेटिव हो सकता है सर। अभी बताओ, जैसे ये फोर्स इधर लगा है, सपोज दैट यही फोर्स नीचे लग जाता, तो क्या इसका एक कंपोनेंट नीचे होता और एक कंपोनेंट इधर होता? तो y वाला किस में चला जाता? माइनस में। समझ रहे हो? क्योंकि y अभी प्लस में है। अगर ये फोर्स नीचे लगता तो क्या इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट किधर चलता? डाउनवर्ड। तो x तो प्लस में रहता, मगर y किस में चला गया? माइनस। तो क्या यहाँ साइन माइनस लगाना पड़ता? समझ गए इतनी बात? तो यहाँ हम माइनस लगा देते, सॉरी यहाँ पे हम क्या लगा देते? माइनस, क्योंकि z वाला टर्म तो होता ही नहीं। ठीक है भाई, ये z वाला टर्म नहीं है। हाँ, ये भी ऑर्थोगोनल ट्रायड है, दोनों आए तो भी ऑर्थोगोनल। तीसरा 0 है, तीसरा भी हम लिख सकते हैं सर। तीसरा क्या लिख दें? के कैप, मैग्नीट्यूड कितना लिख दें? 0। समझ गए? चलो अब लिखो, हेडिंग डालो, ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर। वेक्टर के ऑपरेशंस, हेडिंग है ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर्स। वेक्टर्स के ऑपरेशन सीखिए, ध्यान से देखिए। वेक्टर के ऑपरेशन में हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक जैसे होते हैं ये, और दो और होते हैं, वो कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो डिवीज़न तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल डिवाइस कर दिया जाएगा। डिवीज़न का हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमें पढ़ना है मेनली कौन कौन पता है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सब्सट्रैक्शन इसी से बन जाएगा। डिवीज़न का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया हमारे सिलेबस में डिवीज़न का, बट ठीक है, थोड़ा बहुत बात उस पर भी किया जाएगा। हमारे पास ऑपरेशन वेक्टर्स में यही होते हैं, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के बाद। चलिए देखिए थोड़ा, सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं एडिशन का। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा, बस 2 ही वेक्टर को जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, 2 ही वेक्टर को। 2 से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने का तरीका फिर वो अलग मेथड होगा, अलग मेथड होगा। अभी हम बस कितने मेथड जोड़ने के लिए बता रहे हैं? 2 वेक्टर को। तो हमने हेडिंग डाला एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। इसमें 2 वेक्टर को ऐड करने के तरीके की बात करें तो इसमें भी अब 2 मेथड होता है, ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है, और एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। 2 हमारे पास लॉज होते हैं, एक है ट्रायंगल्स लॉ और एक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों में से कोई भी एक उठा के पढ़ लो, या तो ट्रायंगल्स लॉ पढ़ लो या तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मैं दोनों का स्टेटमेंट बता दूंगा, दोनों से आंसर सेम आना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर ट्रायंगल लॉ से कुछ अलग आएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कुछ अलग है, नहीं।
स्टेटमेंट अलग अलग हैं दोनों के, मगर आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, मतलब जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आंसर दोनों से क्या आने हैं, सेम आने हैं, बस यही बात है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले ट्रायंगल्स लॉ पे। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल्स लॉ सीखिए पहले। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है, कौन कौन से, दो वेक्टर है। एक वेक्टर है ए, ध्यान से समझना भाई, एक वेक्टर है ए और एक दूसरा कलर ले लेते हैं, और एक वेक्टर है बी, ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और एक तीसरा वेक्टर है सी। ये जो सी है इसको सी मत बोलो, बस यहीं से समझो। मैंने बोला एक वेक्टर है कौन सा, ए, ये कौन, इसको हटा दो पहले। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। सर दो वेक्टर हैं ए और बी। अब मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, तो क्या निकाल लोगे, निकाल लोगे? कैसे सिखाया था मैं? क्या इस वेक्टर को आगे बढ़ाओगे, पूछ से पूछ सट जाएगी, क्या यही एंगल थीटा कहलाएगा? क्या थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। ठीक है, मतलब आपको इसी वेक्टर को कहाँ लेके चलना है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये वेक्टर के बीच का एंगल होगा, दिस इज थीटा। तो मैं इसको अभी आगे कंस्ट्रक्ट करूँगा। अभी फिलहाल में मैं बोलूँ इन्हीं दोनों वेक्टर को जोड़ना है। आपने हेडिंग डाला ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और कितने वेक्टर को जोड़ रहे हो, दो वेक्टर को। तो दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो बताओ दो वेक्टर को जोड़ने पे रिजल्टेंट कितना आएगा भाई मेरे, ए प्लस बी। अरे किसी दो चीज को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, ए प्लस बी, यही तो आएगा। इसका मतलब इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने पे ट्रायंगल लॉ कहता है कि भाई मेरे रिजल्टेंट जो होगा वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, जो कि हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होगा, और यही रिजल्टेंट होगा। मतलब यही क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अभी हमें निकालना है कि यार एक्चुअल में होगा क्या, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं अब स्टेटमेंट बता रहा हूँ। देखो क्या बोला है ट्रायंगल लॉ ने। ट्रायंगल लॉ ने बोला है कि हमें दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, अगर वो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर में, समझो बात क्या है। सेम ऑर्डर मतलब एक का सर और दूसरे का पूछ, समझ रहे हो? जैसे मान लो टॉर्च में सेल डालते हो तो कैसे डालते हो, पहले एक देखो उसमें पॉइंटेड होता है, तो उसका एक का सर और एक का पूछ, ऐसे एक अंदर गया, फिर उसके ऊपर से फिर एक, तो दूसरे का सर जाके वो दूसरे के पूछ पे चिपक गया, फिर एक डाले ऐसे। तो क्या ये सेम ऑर्डर है इनका? अगर उल्टा लगा दोगे तो टॉर्च जलेगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो देखो क्या ये सेम ऑर्डर है, ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो मैं यहाँ से एक पॉइंट उठाना स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पॉइंट यहाँ से चला रहा हूँ, तो यहाँ तक सही चलते हुए आया। इसके बाद से देखो अभी क्या ये आगे जा सकता है, हाँ, क्योंकि अब हेड के बाद से फिर से एक पूछ मिल गया, फिर पकड़ लेगा इसको, चलते हुए जाएगा। मगर यहाँ जाने के बाद से क्या अभी जा पाएगा? नहीं, क्योंकि अब तो सर है ना यहीं पे दोनों का, इसका भी सर आ गया, वाइट वाले का भी, क्या यहीं रुक गया? तो इसका मतलब क्या ए और बी सेम ऑर्डर में है। तो किसी भी दो वेक्टर जिनको जोड़ना है वो अगर सेम ऑर्डर में हो तो रिजल्टेंट हमेशा उस ट्रायंगल का तीसरा साइड होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में हो। समझ गए इतनी बात? अब अभी इतना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में समेट लो। जैसे मान लो मैंने तुमको ये दे दिया, ये क्या ये ए है, ये बी है, तो क्या ये आर हो सकता है? नहीं, क्योंकि सर देखिए हो सकता है यार, मगर इसमें जोड़ोगे ए प्लस बी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि जहां से चले हो क्या वहीं से घूम के फिर वहीं आ गए हो क्या? समझ रहे हो ना इतनी बात? जहां चले हो सेम ऑर्डर में है ये, हाँ सर ये दोनों तो सेम ऑर्डर में हैं, तो ए प्लस बी, मगर क्या आर भी उसी ऑर्डर में आ गया ना? आर भी तो उसी ऑर्डर में आ गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
जीरो। ठीक है, तो बस हमें यही समझना था। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड वो वेक्टर हो जिनको तुम्हें ऐड करना है और वो सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट उस ट्रायंगल की तीसरी साइड होती है जो कि किस ऑर्डर में हो, अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर है? ठीक, तो अब बताओ इस आर की वैल्यू को निकालना है, कितने लोग निकाल लेंगे? सब निकाल सकते हैं, मगर बस एक मुद्दा ये है कि सर हम इसमें पहले क्या लगाएंगे। तो मैं आपको हिंट दे दूं कि आपको पाइथागोरस लगाना है। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, पाइथागोरस लगाएंगे कैसे? तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्शन इन द सेंस मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो क्या यहीं पे एंगल थीटा मिलेगा क्या? अरे यही वेक्टर तो आगे बढ़ा होगा, तो क्या यही दो वेक्टर की पूंछ से जुड़ गई, तो क्या यही थीटा मिला होगा? अब ये पर्पल वाला ही कंस्ट्रक्शन है और इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन गिरा दूं, अब बताइएगा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? अब आर निकालना है तो आर क्या होगा, बोलिए? आर इज इक्वल टू, आर मतलब दिस हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू ए। चलो नाम दे दो। क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है? नहीं, तो क्या मैं इसको P मान लूँ और इसको मैं क्या H मान लूँ? समझ रहे हो ना? तो क्या मैं बोलूँगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस पी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो क्या इतना सही है, समझ में आया है? अरे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का है। तो बेस में देखो ध्यान से, क्या ए प्लस पी है क्या? तो ए प्लस पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, ए तो ठीक है सर, पी तो हमें नहीं दिया था, ये तो अपने मन से माना है। पी क्या तुमने बनाया है ना, तो क्या इसको निकालना पड़ेगा? तो हमें बस क्या क्या पता था? हमें पता था ए, हमें पता था बी और हमें पता था थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। इसके अलावा मुझे कुछ पता था नहीं। मुझे आर निकालना ही है, मुझे पी पता ही नहीं है, मुझे एच पता ही नहीं है। तो इसका मतलब इन सबको हटाना पड़ेगा, तभी तो आर निकल के आएगा। जो पता है उसी के टर्म में लाना पड़ेगा। तो बताए मैं क्या करूँगा? देखो मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ कि ये पीला वाला वेक्टर जो है इसको थोड़ा सा मैं अंदर से बी को निकाल के यहाँ लिख देता हूँ। अब समझ में आएगा, ये पीला वाला वेक्टर ही क्या बी वेक्टर है क्या? क्या इस बी वेक्टर को देखें तो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री एंगल पे गया है? थीटा। तो क्या इसके कितने कंपोनेंट बन जाएंगे पीले वाले के? सर दो कंपोनेंट, एक इधर चलेगा जो कि कितना होगा? पी नहीं, पी की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी? बी कॉस थीटा हो जाएगी। और ध्यान से देखिए, इसी का एक कंपोनेंट क्या इधर चलेगा और क्या ये h के इक्वल हो जाएगा? तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b साइन थीटा। क्या हमें यही तो पता था? हमने बोला ना हमें बस क्या क्या पता है, a b थीटा, यही तो पता है। अब बताओ p की जगह पे क्या रख दें? a पता है और p की जगह पे b cos थीटा स्क्वायर प्लस h की जगह पे क्या रख दें सर? b साइन थीटा, और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दें, b का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसको स्क्वायर करो थोड़ा, बताओ क्या होगा? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा होगा क्या? समझे हो ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ कितना होगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से देखें अगर, तो क्या इसमें और इसमें क्या b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा? b स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? जो कि क्या होता है? 1। अरे b स्क्वायर कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो क्या क्या बचा? a स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन होके क्या बचेगा? b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? क्या r की वैल्यू मिल गई स्क्वायर की? स्क्वायर हटा दें यहाँ से, तो स्क्वायर हटा दें तो ये किस में चला आएगा? अंडर रूट में। क्या यही हमारा दो वेक्टर का एडिशन है? जब दो वेक्टर जोड़ेंगे तो यही तो r होगा। अब r की वैल्यू में हमें बस तीन ही चीज़ तो पता थी, क्या? a b और थीटा। क्या निकल जाएगा?
समझ गए इतनी बात? तो आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा सर, ये तो वेक्टर मिल गया। जो नया वेक्टर आर आया, उस आर वेक्टर का हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्या उस वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा? जी सर। ध्यान से देखिए, क्या इस ए वेक्टर से ये कितने डिग्री ऊपर गया है? थीटा नहीं, कुछ मान लें। अरे थीटा तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑलरेडी मान चुके हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ा तो आपके पास एक तीसरा वेक्टर आया। कौन सा वेक्टर आया? आर वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर आया? आर वेक्टर। तो ये वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकल जाएगा, मगर क्या डायरेक्शन ये बता पाएगा? नहीं। क्या डायरेक्शन निकालना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन इन द सेंस एंगल। तो एंगल मतलब कहाँ से? तो देखो ए से कितने डिग्री पे है, यही तो इसका डायरेक्शन है। या बी से कितने डिग्री पे है, क्या यहाँ भी डायरेक्शन निकल सकता है? वो जो तुम निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं ए से अगर निकाल दूँ तो ये ज़्यादा आसान है, बी का उसी के जस्ट रिस्पेक्ट में बना दूंगा। तो सर ए से कैसे निकालूंगा? तो अब देखो, क्या ये ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो तुम क्या लिखोगे? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस मतलब a प्लस पी लिखा जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस है a प्लस पी। क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आई है? b साइन थीटा अपॉन a की जगह पे तो a ही है, प्लस और p की जगह पे क्या हो जाएगा? b कॉस थीटा। क्या ये tan अल्फा मिल गया? समझ गए ना भाई? अगर ये डायरेक्शन किससे निकला है? किस एंगल, किस वेक्टर से? फ्रॉम ए वेक्टर। अगर किसी बंदे ने बी वेक्टर से पूछ लिया तो क्या मैं उसको लिख के दिखा सकता हूँ कि भाई उसको tan बीटा बोला जा सकता है? समझे हो ये क्या अल्फा बीटा? सर ये अल्फा है। अगर किसी बंदे ने बी से पूछ लिया कि बी से कितने डिग्री पे ये रिजल्टेंट है, क्या मैं उसको बीटा बोल सकता हूँ? तो सर बीटा अब कैसे निकलेगा? तो बीटा निकालने के लिए पूरे तुम्हें प्रोसीजर नहीं करना है। अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए कर देना है। जहाँ बी है वहाँ ए कर देना है, जहाँ ए है वहाँ अपने आप बी हो जाएगा। समझ गए? तो बी की जगह पे क्या रख दोगे? सॉरी भाई, ए साइन थीटा कैसे? ये चेंज होगा ना, साइन भी चेंज हो जाता है। एक बार देख लो भाई, साइन चेंज, हाँ साइन तो रहेगा। साइन नहीं रहेगा? नहीं रहेगा? नहीं, साइन हाँ रहेगा, साइन रहेगा। ए और ये क्या हो जाएगा? कॉस टी। ये होता है। मैंने बस बी की जगह पे क्या चेंज कर दिया? ए। और ए की जगह पे क्या रख दिया? बी। समझ रहे हो? ये जो वैल्यू है इसी को ज़्यादा याद रखो। ये बीटा वाला में आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब ना एंगल मिलेगा। एंगल दो वेक्टर के टेल से टेल निकलता है। यहाँ देखो क्या हेड से हेड जुड़ा है, तो इतना आसान तो है नहीं। इसको भी आगे बढ़ाओगे, इसको भी आगे बढ़ाओगे। एक्चुअल में यही एंगल इधर भी होगा। सोचो क्यों? क्योंकि जब इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बन जाएगा? तो तुम निकाल एक्चुअल में यही एंगल रहे हो, तो जो कि यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो वो एंगल कितना होगा? tan बीटा, जिसकी वैल्यू होगी a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। ये हमारे फाइनली रिजल्ट मिले हैं दो वेक्टर को जोड़ने में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही बात आपको जाननी थी। हम आगे चलते हैं पैरेललोग्राम मेथड पे। पैरेललोग्राम मेथड में सुनिए क्या होता है। पैरेललोग्राम मेथड, सर पैरेललोग्राम मेथड में वही कहानी है जो अभी आपने पढ़ा है। एक्चुअल में एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, बस ऐसे समझो भाई। एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। समझ गए? अभी तो ये देखो, अभी इससे पहले मैंने जो ट्रायंगल में मैंने आपको बना के दिया था, तो एक वेक्टर a और एक वेक्टर b ऐसे बनाया था। मगर मैंने क्या किया, बहुत चालाकी से समझना, मैंने इसी b वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। अगर यहाँ लगा दिया तो क्या एकदम सेम फिगर यही बन गया? क्या यही दो वेक्टर के बीच का एंगल है? थीटा। समझ रहे हो इतनी बात?
अब एक बात बताओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए से बी यहां आया है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? सोचना थोड़ा ध्यान से। अब इसी फिगर में देख लो, क्या रिजल्टेंट यही है क्या? यही है क्या? अगर ये यहां था तो रिजल्टेंट यही था, तो उठ के यहां आएगा तो भी तो रिजल्टेंट यही रहेगा ना। रिजल्टेंट थोड़े बदल जाएगा, रिजल्टेंट थोड़े बदलेगा भाई, रिजल्टेंट अभी भी वही रहेगा जो पहले है। तो सर इसका मतलब जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो अब इसको जैसे था वैसे रहने दे रहे हैं, इसी में बनाते हैं। सर पैरेललोग्राम जब बनाएंगे तो रिजल्टेंट हमेशा क्या उसका डायगोनल बन जाएगा क्या? ध्यान से देखिए, क्या डायगोनल हो गया? अरे ये थोड़ा अच्छे से बनाओ तब ना पैरेललोग्राम दिखेगा। अभी ये पैरेललोग्राम एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा, आपको सोच रहे हो क्या है। मैं थोड़ा लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, यही दो वेक्टर थे। मैंने बोला इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या आर वेक्टर यहीं बना है बीच में, यही तो बना है बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे बनाया हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे बढ़ा लूँगा और इसको मैं ऐसे बढ़ा लूँगा तो ये क्या एक पैरेललोग्राम की तरह दिखाई देगा? अभी भी ये नहीं बना पैरेललोग्राम। अब दिखेगा, देखिए इसको ऐसे और ऐसे, क्या पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको? तो जाहिर सी बात है, क्या ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है, इस पैरेललोग्राम में ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर क्या था? बी था, तो ये क्या था हमारा? आर। क्या है? ए है, बी है और ये है आर, तो क्या ये आर रिजल्टेंट है? क्या इस आर की वैल्यू अब बदल जाएगी? नहीं सर, आर की वैल्यू अभी भी वही रहेगी जो आपने निकाली है। कितनी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है सर? तो ये दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, समझ रहे हो? ए और बी के बीच का एंगल है। सर उसके बाद क्या निकालना जा सकता है? तो सर ए से कितने डिग्री पे रिजल्टेंट है और बी से कितने डिग्री पे रिजल्टेंट है, क्या वो भी निकाल के बैठे हो? अल्फा और बीटा। तो क्या बदला? कुछ नहीं, दोनों लॉ में आंसर तो वही आएंगे, बस क्या तरीका बदला है ना। उसमें ट्रायंगल की तीसरी साइड रिजल्टेंट थी और इसमें कौन सा रिजल्टेंट बन रहा है? डायगोनल। और वो भी कौन सा डायगोनल? क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम के तो बहुत सारे डायगोनल, दो डायगोनल बनेंगे ना, एक डायगोनल ये है तो एक डायगोनल ये भी होगा। तो क्या ये डायगोनल रिजल्टेंट हो जाएगा? नहीं, उन दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल निकलेगा वही डायगोनल। बस समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर यही है ना, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या यही है इंटरसेक्शन का? इससे जो डायगोनल निकलेगा वो डायगोनल ही रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या यहां से निकलने वाला डायगोनल रिजल्टेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि सर ये कॉमन पॉइंट नहीं है किस वेक्टर का? ए और बी का। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। हाँ, पैरेललोग्राम में टेल से टेल जुड़ा रहेगा, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि ऑलरेडी देखोगे। ठीक है, ट्रायंगल में कैसे भी दिया हो, जैसे मान लो मैंने ऐसे दे दिया, देखो मैंने ऐसे दे दिए, हटाओ इसको भी, मैंने ऐसे दे दिया, मैंने आपको दो वेक्टर दे दिया पी एन क्यू, मैंने बोला इसको ऐड करो। तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, पैरेललोग्राम से और ट्रायंगल से, आपके ऊपर है। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, क्या इसको उठा के यहाँ लगा देना है? आपको पता है ना कि सेम ऑर्डर में लगाना है, तो क्या इसको उठा के, सर इसको उठाएंगे और यहाँ लगा दें? क्या ये सेम ऑर्डर में हो गए? हाँ सर, यहाँ से पी क्यू हटाइए, यहाँ लिख दीजिए, हो गया क्यू। अब बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? तो सर क्या रिजल्टेंट ये होगा? क्या अपोजिट ऑर्डर वाला? देखिए अब चले हैं कहाँ से, तो चले हैं सर एक्चुअल में यहाँ से चले हैं, यहाँ आए हैं, फिर यहाँ से फिर यहाँ गए हैं, सेम ऑर्डर हो गया। मगर क्या अब इधर जा पाएंगे? नहीं, मतलब क्या ये अपोजिट ऑर्डर, यही रिजल्टेंट हो गया क्या? तो जरूरी नहीं जैसे मैं ट्रायंगल बनाया हूँ ऐसे ही बनता हुआ दिखाई दे, वो तो मैं बस समझाने के लिए बनाया हूँ ना। आपको बस समझना क्या था कि दो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर जोड़े जाएंगे और अपोजिट ऑर्डर वाला उन दोनों का क्या होगा? सम होगा।
अपोजिट ऑर्डर वाला क्या होगा, उन दोनों का सम होगा, मतलब ये r जो होगा वो p वेक्टर प्लस क्या होगा, q वेक्टर। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा अंडर रूट में। समझ गए इतनी बात। अगर अब इसी को किसी ने पैरेललोग्राम से किया होता तब क्या किया होता, तो एक्चुअल में सर ये वाला जो वेक्टर था ना, ये वेक्टर यहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था, इसको सर हटा दीजिए पहले। अच्छा हटाना है ना, तो इसको हटा दीजिए, हटो भाई, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब बताइए मैं क्या करूँगा, तो मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठाऊँगा, ध्यान से देखो, इस वेक्टर को यहाँ से उठाता हूँ और इस वेक्टर को उठा के यहाँ लगा देता हूँ, लग गया। अब बताओ ये वेक्टर यहाँ लग गया तो इनका डायगोनल बनाना पड़ेगा ना, तो सर डायगोनल क्या यहाँ बनेगा, कॉमन पॉइंट तो यही है ना, यही है ना कॉमन पॉइंट, तो क्या डायगोनल ऐसे बनेगा इसका। अब बताइए क्या डायगोनल यहाँ है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम बनते हुए ऐसे, अब थोड़ा अच्छे से बनाना, ये थोड़ा और छोटा रहेगा, इसको और छोटा कर लो, इधर रखो, इधर 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 इधर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से ऐसे बना दे लाइन, तो क्या पैरेललोग्राम दिखाई देगा, तो क्या यही रिजल्टेंट P, ये P था और ये क्या हो गया Q, तो ये क्या R कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा R, अभी भी R की वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो बस वो तरीका बदला है, आंसर तो अभी भी वही आ रहा है, लगाने का वेक्टर कैसे लगा रहे हो उसके हिसाब से, या तो पैरेललोग्राम या तो, क्लियर है इतनी बात। तो आपको फाइनल रिजल्टेंट याद रखना है, ये दो इनका ए है और बाकी आर की वैल्यू ये है। चलिए अब अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा वेक्टर जोड़ने हो, अगर आपको दो से ज़्यादा वेक्टर जोड़ने हो तो आप कौन सा लॉ जाएंगे, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन। किस लिए यूज होता है ये सर, एडिशन मोर देन टू वेक्टर, दो वेक्टर को या दो वेक्टर तक जोड़ना हमें समझ में आ रहा था, दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए हमें किस लॉ पे जाना पड़ेगा, लॉ ऑफ पॉलीगन पे, ठीक है। लॉ ऑफ पॉलीगन में क्या होता है एक्चुअल में, समझिए थोड़ी बात को समझिएगा भाई। एक्चुअल में सर हम इसमें क्या करते हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, हमने चलो ऐसे दे दिया आपको, ये यहाँ से हटाओ, ये यहाँ से हटाओ, एक बी है, ठीक है, एक सर सी है, सर एक डी है, फिर एक सर ई है, फिर कुछ एक एफ है, ऐसे करके हमने दे दी। मैंने बोला सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, ये नाम दे देता हूँ, चलो ए वेक्टर स्मॉल में लिख रहा हूँ, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ, ठीक है सर, ये भी स्मॉल में होगा एफ। ये सर तीन वेक्टर नहीं पांच वेक्टर हैं, पाँच ही है ना, छः एफ तक, छः वेक्टर। तो एक्चुअल में सर हम इनको जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सर एक वेक्टर को उठा के एक ट्रायंगल लॉ बनाते चले जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है। आइए कैसे जोड़ना है तो बस देखते चलिए। सर ए वेक्टर है, बना लेते हैं, आइए इसको ए वेक्टर बन गया, थोड़ा और नीचे बनाते हैं क्योंकि हमें यहीं से कहानी स्टार्ट करें। ए वेक्टर बन गया, इसके जस्ट सर पे कौन सा वेक्टर लगा देंगे, बी वेक्टर लगा दिए। अब एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे यहाँ से अपोजिट ऑर्डर में निकलेगा, होगा ना। तो ये बताओ क्या होगा, ये क्या था ए, ये क्या था बी, तो ये क्या होगा ए प्लस बी, यही आर होगा। एक नया वेक्टर मिल गया, पीला वाला देखो एक नया वेक्टर है। अब क्या करेंगे, ये पीला वाला वेक्टर और इसी के जस्ट ऊपर देखो उसी डायरेक्शन में इधर इधर की तरफ सी चल रहा है ना, तो मैं क्या उसी डायरेक्शन में यहाँ पे एक वेक्टर बना दूंगा, जैसे सी जिस डायरेक्शन में चल रहा है इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या सी बन गया, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया सी। अब बताओ सी और ये ए प्लस बी एक नया वेक्टर जो मिला है, इनको जोड़ेंगे तो क्या एक नया रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा, कितना होगा ये सर a प्लस बी, ये तो है ही है, और इसमें क्या जुड़ जाएगा c, हो गया। अब बताइए ये देखिए इधर कौन सा वेक्टर चल रहा है d, तो सर d वाला वेक्टर इधर चल रहा है, बना देंगे ऐसे d वेक्टर बन गया।
सर नाम क्या है इसका, डी वेक्टर। एक बात बताइए, डी वेक्टर और ये ए प्लस बी प्लस सी वाला ये अब जुड़ेंगे तो क्या रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा? सर नाम क्या होगा इसका? तो नाम होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, होगा क्या? सर ठीक है। अब अगला वेक्टर देखिए, ई वेक्टर, क्या इधर झुका दिया जाएगा ई वेक्टर को? देखो झुकते हुए इधर आ रहा है, ये नाम क्या है, ई वेक्टर। अब बताओ ई वेक्टर और ये नया वेक्टर जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या रिजल्टेंट यहाँ बनेगा? समझ गए ना? तो इसको हम टोटल को क्या हम आर मान लें, बहुत बड़ा नाम हो गया इसलिए क्या मान लिए, आर। तो क्या मैं इस वाले वेक्टर को क्या आर प्लस ई वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? समझ रहे हो? अब तो बस कौन बचा, एफ, और वो क्या नीचे इधर आ रहा है क्या, मेरी तरफ आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, क्या इधर आ रहा है क्या? तो इसमें क्या ऐसे बना देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बनाने के तरीके में ध्यान देना, वो एंगल में ही रहेगा, ऐसे बना देंगे क्या? समझ गए इतनी बात? अब इन दोनों का देखो, किसका किसका, एक वेक्टर इधर जा रहा था और एक वेक्टर इधर आ रहा है, इन दोनों का सम करना है। तो तुम खुद सोचो, एक वेक्टर इधर जा रहा है 5 न्यूटन का है और उसी लाइन पे एक वेक्टर इधर आ रहा है जो कि 4 न्यूटन का है, तो जोड़ोगे तो इसमें से बस इसको घटा दो, क्या आंसर मिल नहीं जाएगा? 5 में से 4 चला जाएगा। क्लियर है? तो क्या फाइनल रिजल्टेंट पता चल जाएगा? तो क्या ये बना, क्या ये पॉलीगन बन गया? अभी तक ट्रायंगल बन रहा था, पैरेललोग्राम बन रहा था, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, क्या हेक्सागन है? क्या है? तो हेक्सागन है तो जाहिर सी बात है क्या पॉलीगन है, 4 से ज़्यादा है इसमें साइड्स। क्लियर है इतनी बात? मगर मेथड तो वही यूज हो रहा है ना, आपने पहले 2 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, फिर 5 को जोड़ा, ऐसे जोड़ते जाएंगे, 6 7 जितने भी होंगे सबको ऐड कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? कर लेंगे क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ सुन लो, सब्सट्रैक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, बस एक लाइन में बताता हूँ। जैसे आपने एडिशन पढ़ा है सेम कहानी सब्सट्रैक्शन में है। मान लो एक वेक्टर ए है और इधर लेते हैं ट्रायंगल लॉ में ले लो, एक वेक्टर बी है, ये 2 वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, इन दोनों को जोड़ना था, इन दोनों को क्या करना था, बस सुनो भाई, इन दोनों को जोड़ना था, तो जोड़ना था तो इन दोनों का रिजल्टेंट सर ये आया है कि नहीं? अरे भाई ए और बी को जोड़े हो तो क्या रिजल्टेंट ये आया है, आर आया है ना? अच्छा मैं बोलूँ ए प्लस में हो और बी माइनस में हो, तो सर बी कैसे माइनस में हो सकता है भैया मेरे? इसको क्या पलट दूं, एकदम जिधर चल रहा था उसी डायरेक्शन में पलट दूं, तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? अब बताओ ए और बी अभी भी जुड़ सकता है, ए बी अभी भी जुड़ सकता है? हाँ सर जुड़ सकता है, मगर बस बताइए क्या अब ए और प्लस बी जुड़ेगा, बट ये बी अब किस में आ जाएगा, माइनस में नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर भी बदल दिया ना आपने, ऑर्डर ही बदल दिया। ऑर्डर जब सेम ऑर्डर में थे तब न प्लस ले रहे थे, जब ऑर्डर बदल गया तो बस क्या हो जाएगा, साइन माइनस। समझ रहे हो इतनी बात? बस और कुछ है ही नहीं। फॉर्मूले में तब चेंज क्या होगा सर? तो फॉर्मूले में चेंज होगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बस खत्म। सर प्लस जहाँ था वहाँ पे बस क्या आ जाएगा, माइनस, हाँ ये अंडर रूट में। क्लियर है इतनी बात? थीटा तो अभी भी वही है, ए और बी के बीच का एंगल, थीटा तो अभी भी वही है। देखो इसको आगे बढ़ा लीजिए, क्या थीटा अभी भी तो वही मिल जाएगा। समझ रहे हो? थीटा वही है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या ले लिया, माइनस में। क्लियर है? तो माइनस सब्सट्रैक्शन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए मैंने बोला ना, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो, डिवीजन नहीं पढ़ते हो, एडिशन ज़्यादा पढ़ा, सब्सट्रैक्शन में देखा 2 मिनट में हो गया। तो फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने पढ़ा है, बस साइन में माइनस आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन कराते हैं आपको। लिखिए क्वेश्चन कर लीजिए, टाइम हो गया है ओके, बट ठीक है क्वेश्चन कर लो। सब इधर उधर क्लास हो गया है, मैं सोचा था 12th में क्लास लूँगा,
तो 11th में लेना पड़ा। तो तुम लोग भाई एकदम इसमें भी कमाए हैं सब क्या? एकदम छुट्टी मना रहे हैं सब। हम लोग की छुट्टियां बेकार करके आप लोग छुट्टी मना रहे हैं, बताइए कितनी अच्छी बात है। अरे हम लोग तुम लोग को छुट्टी इसीलिए नहीं किया गया ना कि हम लोग पढ़ाया जाएगा। तुम ही लोग नहीं आ रहे हो यार, क्या बताया जाए। एकदम जवान कलयुग यही है, टीचर आ रहा है बच्चे नहीं आ रहे हैं। कहते थे ना, आपने एक सुना होगा वो वाली कहानी, याद होगा, जैसे युग बदलता गया, रावण और भगवान का जगह बदलता गया था। जैसे आपने देखा होगा कि पहले बहुत पुराने ज़माने में रावण मतलब नर एक राक्षसों के लिए नर्क होता था और देव लोगों के लिए इंद्रलोक होता, स्वर्ग होता था। फिर ऐसे हुआ, बदलता गया। जैसे अब राम जी का समय है, कृष्ण जी का समय, द्वापर त्रेता, ये जब चले तो चीज़ें बदली, जैसे थोड़े दूरी पे हो गए। अब राम जी अयोध्या में रहते थे तो लंका में रहता था रावण, ठीक है। अभी कलयुग आ गया है, अब क्या हुआ है पता है? अब अंदर ही है, अपने ही अंदर है, हमारे मन में ही एक रावण है और हम ही भगवान है। मतलब अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, समझ गए होगे। अब वही वाली बात है, जब मन कर रहा है तो आप खुद अपने आप टीचर बन जा रहे हो, और जब मन कर रहा है तो स्टूडेंट बन जा रहे हो। Act on a particles with an angle of a 60 degree between them। आसान सा क्वेश्चन दिया हूँ, बस एक प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द दो फोर्स हैं 5 और 7 न्यूटन के, एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे 60 डिग्री एंगल के साथ। तो पूछा है रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जल्दी बताइए। एक फोर्स है F1 5 न्यूटन का, एक फोर्स है F2 7 न्यूटन का। दोनों कितने डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं? 60 डिग्री। देन रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड द एफ नेट। क्या मैं इसको एफ नेट बोल सकता हूँ? देन सर एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर आएगी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। सर F1 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस, बोलो भाई, 35 दूनी 70 इंटू कॉस 60, यहाँ कॉस 60 होगा, ठीक है ना। देन कॉस 60 कितना होता है? 1/2 कट गया सर 35, तो अंडर रूट में सर कितना आया? तो सर 25 49 और 35 आया ना, 25 49 और 35। तो 5 5 10 और 9 19, 4 3 7 2 9 और 1 10, अंडर रूट 109 न्यूटन इज द आंसर। समझे हो? एंगल भी पूछता तो बता लेते एकदम आसानी से, सर ये ए है, ये बी है, फॉर्मूला याद ही, और ये थीटा है, याद होगा ना। अभी आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा था एंगल कि F1 से कितने डिग्री पे रिजल्टेंट है, तो एक फॉर्मूला ए से हो गया। मैं पूछूं F2 से कितने डिग्री पे वो है रिजल्टेंट, तो क्या बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये बीटा वाला और ये अल्फा वाला, मतलब एक tan अल्फा और इससे पूछ दिया तो tan बीटा। क्लियर है इतनी बात? चलो एक होमवर्क ले लो, करके लाना। करके लाना क्या, एज अ प्रैक्टिस है, वो भी थोड़ा सा मन लगेगा। आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 वेक्टर both equal in a magnitude have their resultant
their resultant equal in a magnitude of the either find the angle between the two vector। ठीक है, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। सॉल्व करिएगा, CHS का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करके लाइएगा इसको।